सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इससे पहले हमने होम रूल लीग आंदोलन पर बात कर ली थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएंगी, हम उन घटनाओं पर बात करते जाएंगे जो कि एग्जाम रिलेवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल एग्जामों में ये नहीं पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बल्कि इसके अंदर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यदि कोई भी आपको एग्जाम निकालना है तो उसके लिए अब थोड़ा आपको अंदर की बातें जाननी जरूरी है, किसी भी घटना से संबंधित। वैसे मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसके अंतर्गत मैंने बात की थी केवल डेटों पर, मतलब उनसे डेटों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक डाली गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप उन्हें कवर करना, या जिसने देखी नहीं है उस वीडियो को जरूर देखना जाके। दूसरा, आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी, लोग ऐसे पैदा होने लगे भारत में जिनका केवल एक नारा था, स्वराज। ठीक है, उसके लिए वो क्रांतिकारी मतलब वो किसी भी हद तक गुजर रहे थे। वो ये यदि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो अंग्रेजों के साथ भी उतना ही दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है ना। कुछ थे गरम दल के नेता, उन्हीं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके तहत इनकी गतिविधियों पर बिल्कुल रोक लग जाए, इन्हें डरा दिया जाए, इन्हें इतना खौफ बैठा दिया जाए ताकि ये क्रांतिकारी गतिविधियां बिल्कुल ना करें। इसी को देखते हुए एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सिडनी रोलैक्ट। क्या नाम था? सिडनी रोलैक्ट। सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक एक्ट का गठन किया गया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। क्या नाम था? रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट। यदि बात करें ये रोलैक्ट एक्ट भारत में कब आया, तो भारत में आया 1919 में। कब आया? 1919 में भारत में आया। लेकिन पूछा जाए कि इसका गठन विदेश में कब हुआ, यानी अपने देश में इन्होंने कब गठन किया, तो इसका विदेश में गठन जो हुआ वो 1917 में हुआ। 1917 में इसका विदेश में गठन हुआ। यदि बात करें भारत में कब आया, तो भारत में 1919 में आया। इसके अंतर्गत किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि मालूम पड़ने पर अंग्रेजों को, वो अंग्रेज डायरेक्ट उस क्रांतिकारी को उठाते, ना तो उसके घर वालों से मिलने देते, ना उसके लिए वकील करने देते, ना ही उसका अपना पक्ष रखने देते, उसे लेते और डाल देते थे जेल में। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इस रोलैक्ट एक्ट की जो वैधता थी वो 2 साल थी, और कहीं पर लिखा हुआ है कि रोलैक्ट एक्ट जो था वो अनिश्चित काल के लिए था। अनिश्चित काल के लिए था। ठीक है, कहीं पर 2 साल और कहीं पर अनिश्चित काल के लिए था। ऐसा कह सकते हैं कि 2 साल के लिए आया था, 2 साल के लिए आया था, लेकिन अंग्रेजों के पास ये पावर थी कि उसे अनिश्चित काल के लिए कर सकते थे, अनिश्चित काल के लिए उसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा रोलैक्ट एक्ट, जिसमें ना तो हम अपना पक्ष रख सकते थे, ना इसका मतलब ना अपनी दलील रख सकते थे, ना अपना वकील रख सकते थे। ठीक है, ना ही घर वालों से मिलने दिया जाता था। ठीक, इसीलिए रोलैक्ट एक्ट को कहा जाता है, रोलैक्ट एक्ट का दूसरा नाम है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है, इसीलिए रोलैक्ट एक्ट को कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक, किस कारण कहा जाता है? क्योंकि ना तो इसमें कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई वकील कर सकता था, और ना ही हम अपनी दलील रख सकते थे। इसी कारण इसे कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है ना। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने, किसने? महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की। तो डेट पूछी जाएगी, वो थी 6 अप्रैल 1919।
6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू की। ठीक है, देशव्यापी हड़ताल शुरू की गई। किसके द्वारा ये शुरू की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, किसको देखते हुए? रोलेक्ट एक्ट को देखते हुए, इसके गंदे कानून को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, जो कि महात्मा गांधी देखिए 1915 में तो भारत आए थे, उनका तब तक इतना बड़ा नहीं हुआ था, उतना उनका बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं था कि वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। उस टाइम पर वो एक छोटे नेता थे। यदि बात करें बड़े नेता तो 1920 से वो बड़े नेता के रूप में उभरे, लेकिन इस टाइम तक उन्होंने केवल क्षेत्रीय स्तर पर काम किया था, जैसे कि खेड़ा आंदोलन हमारा, ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, इस प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रीय आंदोलन किए थे। तो महात्मा गांधी जी ने ही कब 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू की रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। उसके बाद एक डेट आती है 9 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919 को दो व्यक्ति हुए। कौन कौन? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को कौन कौन? सत्यपाल मलिक और दूसरे व्यक्ति हुए सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, या फिर कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधि करने के कारण रोलेक्ट एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। और यह नहीं बताया गया कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, ना ही इन्हें बताया गया, ना ही इनका पक्ष रखने दिया, ना ही किसी भी भारतीय को इनसे मिलने दिया गया। इसी को देखते हुए एक अगली डेट आती है जिसका है 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है जिसमें सभी हमारे हिंदुस्तानी लोग डीसी, ठीक है ना, डीसी के ऑफिस के आगे जाकर हड़ताल करने लगते हैं। डीसी के ऑफिस के आगे हड़ताल करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने किस बेस पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया है। यदि गिरफ्तार किया तो हमें वकील करने दीजिए, यदि वकील नहीं करने देंगे तो हमें कम से कम उनसे मिलने तो दीजिए। इसको देखते हुए इसका जवाब देने की बजाय डीसी जो थे उन्होंने इन पर गोलियां चलवा दी। ऐसा कहा जाता है 10 से 12 लोग वहां पर मर गए। एक बात बताइए, इतने शांतिपूर्ण ढंग से वो विरोध कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, केवल जवाब मांग रहे हैं, जवाब के बदले आप गोलियां बरसवा रहे हो। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इन पर जब गोलियां बरसाई गई तो जनता भड़की और इन्होंने आगजनी कर दी। आगजनी यानी डीसी के घर को आग लगा दिया। डीसी घर को आग लगा दी। ठीक है, डीसी के घर को आग लगा दी। अब यहां से जन्म लेता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब यहां पर डीसी के घर को आग लगा दी तो अंग्रेजों को दिमाग में एक चीज आई कि अब ये भारतीय 1857 की क्रांति का रूप ना ले लें, इसीलिए इन्हें रोकना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें रोकना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखा भारतीयों के ऊपर। लेकिन एक और घटना होती है हमारी 11 अप्रैल को एक और घटना होती है, आपको याद रखनी है वो। 11 अप्रैल 1919 को एक और घटना होती है जिसमें एक मिशनरी महिला थी। कौन? मिशनरी महिला, जो कि स्कूल चलाती थी। ठीक है, तो इस घटना को लेकर वो जा रही थी अपने स्कूल को बंद करने। अंग्रेज महिला थी, स्कूल को बंद करने जा रही थी साइकिल पे। तो भारतीयों ने क्या किया, ये गलत काम था। भारतीयों ने क्या किया, उन्हें साइकिल से उतारा, उन्हें मारा पीटा एक गली में और उन पर लात भी बरसाई। ठीक है ना, लेकिन ये गलत था। आपको याद रखना 11 अप्रैल 1919 को मिशनरी महिला को मारा। उसके बाद अंग्रेजों ने फैसला लिया कि अब हम 13 अप्रैल को अंग्रेजों ने, कब? 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने लगा दिया मार्शल लॉ। ठीक है ना, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मार्शल लॉ लगा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और कह दिया गया 4 से अधिक लोग यदि कहीं पर इकट्ठा होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। ठीक है ना, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।
एक बात बताइए आप, चलो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया और कह दिया 4 लोगों से ज्यादा कहीं पर इकट्ठे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन आज से शुरू होता है, तो आपको पता है कम से कम 2-3 दिन तक, जबकि इतनी सुविधाएं हैं आज के टाइम पर, जो नीचे तबके के लोग थे, मजदूर वर्ग था, ठीक है ना, इनको 2-3 दिन लग गया पता पड़ने में कि एक चीज क्या है, हो क्या रहा है, क्या लॉकडाउन है, इसमें क्या करना है, क्या इसके नियम कानून है, इसे समझने में उन्हें 2-3 दिन लग गए, 2-3 दिन लग गए, ठीक है। जब इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं, और ये बात तो हो रही है लगभग 101 साल पहले की बात, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस समय पर ये बातें पहुंचने में कि मार्शल लॉ लग चुका है पूरे भारत में कितना टाइम लगता, ठीक है। कम से कम 2-3 महीने का टाइम देना चाहिए था इस चीज को समझने के लिए। 2-3 महीने नहीं, कम से कम 10-15-20 दिन का टाइम तो होना चाहिए था कि भारतीय लोग समझ सके कि क्या मार्शल लॉ है, क्या इसके नियम है, ठीक है ना, वो उसको अपनाने में भी टाइम लगते। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। बात करें अमृतसर की, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब की 13 अप्रैल 1919 को एक उत्सव मनाया जा रहा था, बैसाखी, ठीक है। इसी दिन एक मेला भी लग रहा था, पशुओं का मेला। तीसरा, वहां पर एक गोल्डन टेम्पल भी है, जहां पर श्रद्धालु आते हैं, ठीक है ना, जहां पर भक्त आते हैं, ठीक। अब देखिए 3 चीज देखिए, जिस दिन लगाया गया 13 अप्रैल 1919 को, क्या मार्शल लॉ लगाया गया 13 अप्रैल को, तो बैसाखी का दिन, क्या था, बैसाखी का दिन। पहला तो बैसाखी का त्योहार, दूसरा पशुओं का मेला लगता था जिसमें हजारों की 2-4 हजार 5-6 हजार लोगों की तादाद में लोग आते थे, और तीसरा वहां पर गोल्डन टेम्पल था, तो वहां पर लगातार श्रद्धालु आते रहते थे, तीर्थयात्री आते रहते थे। ना तो अंग्रेजों के द्वारा ये बात फैलाई गई कि मार्शल लॉ लग चुका है। देखिए पशुओं का मेला जो था वहां पर लोग आ चुके थे, 8-10 हजार लोग आ चुके थे। बैसाखी आपको पता है अमृतसर पंजाब वाले क्षेत्र में बैसाखी का उत्सव मनाया जा रहा था बड़े अच्छे से, ठीक है। तीसरा गोल्डन टेम्पल पे आए हुए श्रद्धालु। तो क्या किया अंग्रेजों ने, 2 बजे इस पशुओं के मेले को बंद करा दिया। 2 बजे इस पशुओं के मेले को बंद करा दिया। जो लोग दूर से आए थे मेला देखने के लिए अपने घर वालों के साथ, ठीक ना, अपने परिवार के साथ, अपने छोटे भाई माँ बाप जितने भी घर परिवार के लोग थे उनके साथ आए हुए थे। अब वो कहां जाते, उन्हें बताया गया कि एक पास में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। कौन सा, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। आप जाइए जलियांवाले बाग में थोड़ी देर रुक लेते हैं, वहां पर छाया भी है और बैठ भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ थे। बात करें जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग मुख्य रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग 7 एकड़ में फैला हुआ एक क्षेत्र था जलियांवाला बाग, ठीक है। एंट्री गेट उसमें 5 थे, 5 एंट्री गेट थे, लेकिन एक मुख्य गेट था। मुख्य गेट का मतलब एक बड़ा गेट था, बाकी सब छोटे थे, थोड़ी ऊंचाई पर थे, ठीक। तो सभी लोग आए पशुओं के मेला देखने। लोग जो आए थे 4-5 हजार लोग, वो भी आकर छाया में बैठ गए क्योंकि यहाँ पेड़ थे, वो भी आकर बैठ गए। दूसरा, जो बैसाखी का उत्सव मना रहे थे उसमें से भी 2-4 लोग आकर जलियांवाला बाग में बैठ गए। तीसरा, जो गोल्डन टेम्पल में आए हुए लोग थे वो भी अंग्रेजों के द्वारा भगाए गए थे, क्योंकि कहा गया था मार्शल लॉ लग रहा, तो वो भी आकर इस जलियांवाले बाग में बैठ गए, ठीक। अब यहाँ पर लोगों की तादाद होगी लगभग 10 से 20 हजार लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें मना कर दिया और लोग दूर दूर से आए हुए थे, इसलिए आराम के लिए इस जलियांवाले बाग में बैठ गए, ठीक। एक और यहां पर एक और चीज चल रही थी। देखिए हर जगह अंग्रेज लोग थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आप इस जलियांवाले बाग में मत जाइए, ठीक है ना। सभी लोग आए, सभी ने एंट्री की, सभी लोग जाते गए, लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया। उनका सीधा काम यह था कि बस ये भर जाए और हम इनमें गोलियां बरसा दें, ठीक। जब लोग इसमें जमा हो गए और एक कॉर्नर में एक सभा चल रही थी, कौन सी सभा,
जो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू पकड़े गए थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो पकड़े गए थे, उनके लिए सभा चल रही थी। अब सीधी सी बात है, 10-20 हजार लोग बैठे रहेंगे और सभा चल रही हो, चाहे सभा किसी चीज की चल रही हो, जब आवाज सुनी जाएगी तो लोग उठते हैं और उठ इधर की तरफ जाने लगे, उठ जाने लगे इधर की तरफ, ठीक है ना। और लोग यहां पर जमा हो गए जहां पर ये मीटिंग चल रही थी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को पकड़े जाने की, और उन्होंने ये प्लानिंग कर रहे थे भारतीय कि किस प्रकार इस रोलेट एक्ट से बचा जाए, ठीक है ना, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इस चीज पर विचार कर रहे थे। लोग सुनते गए और खिसकते गए, सुनते गए खिसकते गए। जब लोग जाकर सुनने लगे तो जनरल ओडायर, ठीक है, सभी पुलिस वालों को पता था कि ये लोग अंदर जा रहे हैं, किसी को भी रोका नहीं गया। जब आपने मार्शल लॉ लगाया, कहा है कि 4 लोगों से ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो आप सीधी सी बात ये बताइए कि जब 4 लोगों से ज्यादा अंदर बैठ नहीं सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो 10-20 हजार लोग जब अंदर जाकर बैठे तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि इसमें ये इकट्ठा हो और हम इन्हें मार दें, ठीक है। जैसे ही लोग ऐसे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, इनकी बातें सुनना शुरू किया, तो एक व्यक्ति थे जनरल ओडायर, उन्होंने क्या किया, 1600 गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मरे। लेकिन अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार केवल बताया गया कि इसमें मात्र 376 या फिर 380 लोग मरे गए थे, बस और बस इतना डाटा बताया गया। और ये तो अपने साथ 2 स्टैंड गन भी लेकर आया था बड़ी बड़ी, लेकिन गेट छोटे थे इसलिए अंदर नहीं घुस पाई, वरना तो कोई भी नहीं बच पाता, एक चींटी भी नहीं बच पाती, इतनी गोलियां लेकर आया था जनरल ओडायर, ठीक है। जब लोगों को 1600 गोलियां बरसाने के बाद 3 मिनट का टाइम दिया गया कि आपके पास 3 मिनट है और आप अपने परिवार को लेकर यहां से चले जाइए। 5:30 बजे की ये बात है। 3 मिनट में इतनी भीड़ में कौन अपने बच्चों को ढूंढेगा, कौन अपने बाप को ढूंढेगा, कौन किसे ढूंढेगा। 3 मिनट बाद फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे जो कि जाकर कुएं में कूदे कि हमारी जान बच जाएगी, हमारी हड्डियां टूटेंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जान बच जाएगी। लेकिन देखते देखते कुएं में इतने लोग कूद गए कि कुएं में से भी लगभग 250 लाशें निकली थी, ठीक है ना, 250 लाशें लगभग कुएं से निकली थी, ठीक। जनरल डायर का यह कहना था कि आप गेट की तरफ गोलियां बरसाएं, क्योंकि जब गोलियां की आवाज सुनी जाएगी तो लोग इतनी भीड़ में ये नहीं देखेंगे किस तरफ से गोली बरस रही है, बल्कि वो गेट से निकलने का रास्ता देखेंगे। तो आपका सीधा सीधा टारगेट होना चाहिए, सभी 5 के 5 गेटों पर गोलियां बरसाओ, ठीक है ना। खूब गोलियां बरसाई गई, ठीक, जब तक बिल्कुल गोलियां खत्म नहीं होगी, जब तक गोलियां बरसाई गई। शुक्र है कि स्टैंड गन जो थी वो अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि गेट छोटे थे, वरना तो कोई भी भारतीय नहीं बचता जो वहां पर मौजूद थे, 10-20 हजार, ठीक। इस इतनी गंदी रणनीति, इतने बदसलूकी को देखते हुए एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। जो उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी उन्होंने वापस कर दी, उन्होंने नाइट की उपाधि को लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। और कहा गया कि आप अब इस पर तहकीकात कीजिए, ठीक, इसका फैसला कीजिए, इस पर न्याय दीजिए। तो अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में कितने लोग थे? तो हंटर कमीशन में लोग जो थे वो थे 5 + 3, यानी 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे किसमें? हंटर कमीशन में। अब 3 भारतीय वही थे जिन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई थी, बड़ा बड़ा पैसा दिया गया था और अंग्रेजों के चमचे थे। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कोई बड़ी घटना नहीं है, ये तो जनरल ओडायर ने तो देशभक्ति के लिए काम किया है, केवल और केवल वो तो अपने देश के लिए काम कर रहा है। उसने क्या है, हत्या करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, देश के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं तो लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। जनरल डायर को कहा गया कि अंग्रेजों का शेर है। ये कहा है अंग्रेजों का शेर, किसकी वजह से? इन 3 नालायक भारतीयों की वजह से, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल ये बताया कि इसमें भारतीयों की जो जनरल डायर था उसकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने देशभक्ति के लिए कार्य किया। अगर ये दबाव डालते तो उसके साथ न्याय होता। केवल केवल जनरल डायर को निकाला गया था उसके पद से, मतलब भारत से पद से निकाल दिया गया था और उसे जाकर, ठीक है, अपने देश में बहुत ज्यादा पैसा और सम्मान मिला, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं इन 3 भारतीयों को आवाज उठानी चाहिए थी, इतने व्यक्तियों को मरते हुए देखते हुए, ठीक, कि ऐसा करना गलत है।
ठीक, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था उस समय पर ऊधम सिंह एक व्यक्ति थे जो कि वहां पर पानी पिला रहे थे। ठीक, उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने बदला भी लिया जाकर, ठीक है ना, विदेश में जाकर मारा था जनरल डायर को। ठीक, तो 5 और 3 अंग्रेजों की हंटर कमीशन बैठाया गया, उसने कोई भी गलती नहीं बैठाई और केवल ये बताया कि 376 अप्रोक्सीमेट 380 याद रख सकते हैं, इतने लोगों को मारा गया था और इसमें जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। बस जनरल ओ डायर को, ठीक है ना, डायर को केवल उसके पद से निकाल दिया गया, पद से निकाल दिया गया और विदेश भेज दिया गया। और विदेश में कहा जाता है बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा सम्मान मिला उस व्यक्ति को, ठीक ना, और कहा गया यह अंग्रेजों का शेर है। ठीक, उसके बाद इसको देखते हुए, इस लीपापोती को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था ये सीधा सीधा लीपापोती है, अंग्रेजों की लीपापोती है, अब हम अपनी कमेटी बैठाएंगे। तो उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, वही है, बस कुछ नहीं हुआ, बस उसे विदेश भेज दिया गया पद से निकालकर, और कुछ नहीं हुआ। बस आपको याद रखना है, हंटर कमीशन में 8 लोग थे, 5 अंग्रेज 3 भारतीय, और उन्होंने कोई गलती नहीं बताई। लगभग बताया 380 लोग मरे थे और इसमें देशभक्ति का काम किया था जनरल डायर ने। उसके बाद मतलब जो भारतीय थे उनके द्वारा जो कमेटी का गठन हुआ वो थी तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसमें महात्मा गांधी, ठीक, भी थे, ये भी आपको याद रखना, इस कमेटी में महात्मा गांधी भी थे। ठीक, तो ये थी कमेटी जिसका गठन किया गया था। ठीक, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग हजारों की तादाद में लोग मरे थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा 380-400 के अप्रोक्सीमेट था केवल और केवल। ठीक, जनरल डायर को भेज दिया गया विदेश और उसे पैसा और अंग्रेजों का शेर कहा गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड को। एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं कि इससे आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार इस पर गौर कर लेते हैं। ठीक, आइए अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं, एक एक पर बात करते चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि कौन सा एक्ट आया था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, रोलेक्ट एक्ट आया था। कौन सा रोलेक्ट एक्ट आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था, तो सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में आया था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है ना, भारत में 1919 में आया था। यदि बात करें विदेश में इसका गठन कब किया गया, तो 1917 में किया गया, क्योंकि इसमें हम अपनी अपील नहीं कर सकते थे, अपना वकील नहीं कर सकते और अपनी दलील नहीं रख सकते थे, इसीलिए इसे कहा गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। यदि बात करें इसकी वैलिडिटी कितनी थी, तो 2 साल कहा जाता है। ये आया था इसलिए 2 साल के लिए आया था, लेकिन इसे अंग्रेज अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते थे। ठीक है ना, इसे हमेशा के लिए भी रख सकते थे। यदि बात करें सबसे पहली घटना, तो इसको देखते हुए 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू की। किसने, महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू की। उसके बाद एक घटना होती है 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया जाता है रोलेक्ट एक्ट के तहत। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट के तहत उन्हें पकड़ लिया जाता है। और 10 अप्रैल 1919 को हिंदुस्तानी जो है वो डीसी के ऑफिस के आगे धरना करते हैं और कहते हैं कि इनके कारण बताइए, आपने इन्हें पकड़ा क्यों, या फिर हमें इन्हें मिलने दीजिए। डीसी ने मिलने और जवाब देने की बजाय इन पर गोलियां बरसाई, लगभग 10-20 लोग मारे गए। ठीक है, इसी को देखते हुए, इस गंदगी को देखते हुए आगजनी कर दी। किसने, भारतीयों ने आगजनी कर दी और डीसी के घर को आग लगा दी। ठीक है, यहीं से अंग्रेजों में गुस्सा उत्पन्न होने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक, हमारे व्यक्तियों पर हाथ उठाने लगे। तो इसको देखते हुए इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन उससे पहले एक घटना थी 11 अप्रैल 1919, एक मिशनरी महिला अपना स्कूल बंद करने जा रही थी, अंग्रेज महिला। उन पर भारतीयों ने लात बजाई, घूंसे बजाए और उन्हें धरती पर गिराकर मारा। ठीक है ना, इसी को देखते हुए 13 अप्रैल 1919 को एक लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ। ठीक है ना, जिसमें कहा गया 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को ही एक त्योहार मनाया जा रहा था, बैसाखी का त्योहार अमृतसर में। दूसरा पशुओं का मेला लगा हुआ था और तीसरा गोल्डन टेम्पल पर श्रद्धालु आए हुए थे। पशुओं के मेला श्रद्धालुओं को 2 बजे निकाल दिया गया कि आप यहां से चले जाइए, मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो
जो पशुओं के मेले में आए थे 5-6 हजार लोग और गोल्डन टेम्पल पे श्रद्धालु आए हुए थे, वो रेस्ट करने के लिए चले गए हमारे जलियांवाला बाग में, ठीक है ना, जलियांवाला बाग में चले गए जो कि 7 एकड़ में फैला हुआ था। सभी यहाँ पर इकट्ठा होने लगे और अंग्रेजों ने रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। जब तक इसमें 10-20 हजार लोग नहीं हो गए, 10 से 20 हजार लोग नहीं हो गए, तब तक उन्होंने रोका नहीं। और यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, किसकी? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के पकड़े जाने की यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। तो इस मीटिंग में भी लोग पहुंचने लगे आवाज सुनकर। जब पहुंचने लगे तो अंग्रेजों ने गोली बरसानी चालू करी। लगभग 1600 गोलियां पहली बार में बरसाई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। 5:30 बजे की बात है। उसके बाद 8 बजे ये कह दिया गया यदि कोई यहां पर आएगा तो उसे भी मारा जाएगा, ठीक है ना, इन्हें बचाने। तो वैसे भी लोग बहुत ज्यादा मारे गए। ठीक, दूसरा, बहुत से लोग कूदे कुएं में, वो भी मरे। 380 का आंकड़ा कहा जाता है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग मरे। ठीक, तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग को लेकर। ठीक, लोग दीवारों पे चढ़े, मारे गए। ठीक, एक बड़ा गेट था जहां से निकलते थे। बस जनरल डायर का ये कहना था कि आप गेट की तरफ गोलियां बरसाओ, बाकी तो जितने भी हैं गेट की तरफ भागेंगे निकलने के लिए, उन पर गोलियां बरसाओ। ठीक है, लगभग हजारों की तादाद में लोग मरे। इसकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, हंटर कमीशन, जिसमें 8 लोग थे, 5 भारतीय, 3 अंग्रेज और 5 भारतीय। इन्होंने कहा कि जनरल ओडायर की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने अपनी देशभक्ति का काम किया और लोगों को मारा। उसी को देखते हुए केवल उसे भारत के यहां पद से निकाला और विदेश में जाकर उसे पैसा और सम्मान मिला और कहा गया ये अंग्रेजों का शेर है। इसी को देखते हुए भारतीयों ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और इसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। ठीक, जलियांवाला बाग को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि भी वापस कर दी थी। ठीक है ना, नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपको चीजें याद रखनी है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, एक व्यक्ति हुए शंकर नायर। कौन? शंकर नायर। ये कमेटी में थे, अंग्रेजों के जो कार्यालय था उसमें थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शंकर नायर और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि दी और शंकर नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बात की। आपको बताना वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो शेयर करना, कमेंट करके बताना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका काम रहेगा आज जो मैंने लिखा है उसे आप साथ के साथ नोट करते चलें। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट में बताएं। ठीक है, नोट जरूर करना, नोट्स बनाते हुए साथ के साथ चलना, जो मैंने बोला सब कुछ लिखते हुए चलना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आपका काम रहेगा ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो कवर करना और साथ के साथ शेयर करते चलना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।